वेलकम टू ग्रेट डायरेक्शन एकेडमी। मेरा नाम है स्तुति रावत। मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री। आज का हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। तो आपने देखा होगा जैसे सेब आप थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं तो ब्राउन होने लग जाता है। दूध थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं गर्मी में तो अपने आप दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या हो रहा है? तो ये जो होती है यही होती है केमिकल रिएक्शंस। अब हम समझते हैं डेफिनेशन वाइज कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं और कुछ नया बनाते हैं, तो जो रिएक्ट कर रहे हैं हम उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो वो नई चीज़ बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन के कुछ इस तरीके से। It is a process in which substances यानी कि reactants undergo transformation resulting in the formation of new substances यानी कि products with the different chemical properties। यानी कि जो नया substance बनेगा, पुराने substances का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उनमें कुछ बदलाव होगा और एक नई चीज़ बनेगी जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। वो जो होगा वो रिएक्टेंट्स यानी कि जो रिएक्ट कर रहे हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उससे ये अलग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो वो बना देता है वाटर। जैसे मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन हो रही है? कुछ तो होगा जिससे हमें पता चल सके कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन होने की। तो सबसे पहली है चेंज इन स्टेट, यानी कि फिजिकल स्टेट में बदलाव होगा, यानी कि सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा या लिक्विड गैस में बदल जाएगी। इस तरीके से स्टेट में चेंज होगा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी। दूसरा है चेंज इन द टेम्परेचर, तापमान में बदलाव होगा, या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होगा, यानी कि गैस निकलेगी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी। अब है चेंज इन कलर, कलर में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, यानी कि कोई या तो कलर फेड हो जाएगा या तो कोई नया कलर आ जाएगा। और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस, पानी में नहीं घुलता है प्रेसिपिटेट कभी नहीं, और नीचे ठहर जाता है। किसी भी एक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो ये नीचे ठहर जाता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ज़रूरी नहीं है कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हों। ये भी हो सकता है कि किसी में सिर्फ स्टेट चेंज हो, ये हो सकता है कि किसी में सिर्फ कलर चेंज हो, ये हो सकता है कि किसी में सिर्फ प्रेसिपिटेट ही बन रहा हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अब हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अभी हम इतना लंबा चौड़ा कब तक लिखते रहेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में क्यों ना लिखें हम। तो आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, H, और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O। अब बात ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो हैं, वो कभी भी एक ही नहीं रहते, वो एक ही एटम के फॉर्म में कभी नहीं रहते, उनको अपने साथ कोई साथी चाहिए होता है, और इसीलिए वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे H2। और ऑक्सीजन भी सेम ऐसे ही होता है, वो अकेला कभी नहीं रहता, उसको साथ में कोई ना कोई चाहिए होता है, तो इसीलिए वो अपना दूसरा साथी लेके आ जाएगा, इसीलिए हम लिखेंगे O2। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं H2O, यानी कि वाटर। अब यानी कि हम समझ गए कि केमिकल जो रिएक्शन होती है उसको दिखाने का एक तरीका होता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी कि इट शोज और रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स, फॉर्मूलाज टू रिप्रेजेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व। ये जो दो आप देख रहे हैं ये है रिएक्टेंट्स
बना नया उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक, तो ये ही है एक केमिकल इक्वेशन। अब एक बात सोचिए कि आपकी मम्मी बाजार गई और आपके भाई के लिए 2 चॉकलेट लाई और आपके लिए सिर्फ 1 चॉकलेट, तो आपको कितना बुरा लगेगा। वैसे ही केमिकल रिएक्शंस को भी बुरा, केमिकल रिएक्शंस में जो एलिमेंट्स होता है उनको भी बुरा लगता है जब हम उनके एटम्स को बराबर नहीं करते हैं। तो इसीलिए एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन लेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन जो भी है उसको शब्दों के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इतना बड़ा बड़ा तो लिख नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखना है। राइट द केमिकल सिंबल्स, जो सिंबल्स उसमें यूज हुए हैं। अब मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो हाइड्रोजन है वो कभी भी अकेला नहीं रहता है, एटम वो जो है हाइड्रोजन उसको कोई साथी चाहिए होता है साथ में रहने के लिए, तो वो क्या होता है, H2 की फॉर्म में रहता है हमेशा। वैसे ही ऑक्सीजन भी हमेशा O2 की फॉर्म में रहता है। अब ये मिलके बना देता है H2O, जिसको कि हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, एटम्स देखेंगे, इस वाली साइड भी और इस वाली साइड भी कितने कितने एटम्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स लिख देंगे। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही इन्वॉल्व है। सबसे पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। इनको मिलाकर ही ये जो है वाटर बन रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, सबसे पहला हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। अब इस तरफ देखिए, इस तरफ को छुपा दीजिए और सिर्फ इस तरफ देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। तो हम लिख देंगे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 2। अब हम इस वाली साइड को छुपा देंगे और इस वाली तरफ देखेंगे, यानी कि रिएक्टेंट्स वाली साइड को छुपा देंगे और प्रोडक्ट वाली साइड देखेंगे। तो जो प्रोडक्ट वाली साइड है उसमें देखिए हाइड्रोजन में है 2 और ऑक्सीजन के पास है सिर्फ 1। अब देखिए इनके पास 2-2 है और इसके पास 2 और 1 सिर्फ, तो अब इसको बुरा लग जाएगा ना ऑक्सीजन को कि मेरे पास तो सिर्फ 1 चॉकलेट है और इनके पास मेरा जो भाई है दूसरा ऑक्सीजन उसके पास 2 चॉकलेट है। हाइड्रोजन का तो ठीक है, उसके पास यहाँ भी 2 चॉकलेट है और यहाँ भी 2 चॉकलेट है। अब हमको करना पड़ेगा बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके पास 2 है ऑक्सीजन के पास और इस वाले ऑक्सीजन के पास सिर्फ 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे लिख देंगे, यहाँ पर पीछे नहीं लिखेंगे, कभी नहीं, आगे लिखेंगे तो 2। अब देखिए यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन के पास भी 2 हो गए, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 हो गए। पर अब एक और गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास 4 हो गए। 4 कैसे हो गए, 2 × 2 = 4। तो अब ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास हो गए 4 और इस बेचारे के पास है सिर्फ 2। अब ये बुरा मान जाएगा कि इसके पास उसके पास जो है 4 है और मेरे पास जो है कि 2 है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, इसके पास फिर से लाएंगे और लिख देंगे 2। अब इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी और इस वाले हाइड्रोजन के पास, और इस वाले ऑक्सीजन के पास 2 है और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 चॉकलेट्स हैं। अब हो गया सब बराबर। तो अब हम देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसके एटम्स को बराबर करना ज़रूरी है। अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज वन वेयर the number of atoms of each element is equal on the both sides। यानी कि जो रिएक्टेंट वाली साइड है और जो प्रोडक्ट वाली साइड है, दोनों तरफ एटम्स का बराबर होना ज़रूरी है। अब ऐसा ज़रूरी होना क्यों है, इसके लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं जिस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि जितना मास इधर होगा, मास मतलब एक तरीके से वेट समझ लीजिए, तो
जितना वेट इधर होगा उतना वेट इधर होना बहुत ज़रूरी है। दोनों तरफ बराबर होना ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस से ही ये सब कुछ होता है, वरना एक रोएगा और दूसरा हंसेगा कि मेरे पास ज़्यादा है दूसरे के पास कम है। इसलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।